नमस्कार। मंगल भाव 24 के इस मंच पे आज एक बार फिर से मैं शन्नो श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मंच हाजिर है आज एक नए मुद्दे को लेकर, एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा जिस पे चर्चा करना बहुत आवश्यक है। एक ऐसा विषय जो स्त्रियों के हृदय को मथता है, स्त्रियों के दर्द को महसूस करता है। लेकिन दुख इस बात की है कि समाज उस दुख को महसूस करते हुए भी स्त्रियों के साथ अत्याचार करता चला जा रहा है। विषय है, जैसा कि आप सब पहले भी मेरे पोस्ट में देख चुके हैं, विषय है विधवा के प्रति संकीर्ण मानसिकता जो हमारे समाज में सदियों से चलती चली आ रही है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इस प्रश्न को उठाया था। विधवाओं की स्थिति को, उनकी मानसिक परिस्थितियों को समझते हुए उन्होंने विधवाओं के लिए मांग उठाई थी, विधेयक पारित करने की कोशिश की थी। 1855-56 में ही उनको ये बात समझ में आई थी कि विधवाओं की दशा कितनी खराब है हमारे देश में। सोचने वाला विषय यह है कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व इस विषय को ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने उठाया है, जिसे कि राजा राम मोहन राय जी का भी समर्थन मिला था। इस क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, सरकार ने भी विधेयक पारित किया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि स्त्रियों की, विधवा स्त्री की दशा आज भी समाज में जैसी की तैसी है। विधवा होना कोई अभिशाप नहीं है, विधवा होना किसी स्त्री के अपने हाथ में नहीं है। वो अपनी इच्छा से कोई भी स्त्री विधवा होना नहीं चाहती है, लेकिन हमारा समाज स्त्री को, एक विधवा स्त्री को इतनी सजाएं देता है, इतनी कुरीतियों से उसको घेर करके इतना परेशान करता है कि एक स्त्री जो कि पहले से ही टूटी होती है, जीवन साथी का साथ छूटने से वो टूट के बिखर चुकी होती है, उसको समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज का जो रीति रिवाज है, समाज की जो बुरी सोच है, वो उसे और तोड़ती है। ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जो मैं आज लेकर आई हूं, और आज मैंने अपने साथ दो विचारकों को आमंत्रित किया है जो कि काफी वरिष्ठ लेखिका हैं। मेरे साथ आज जुड़ रही हैं लंदन से अरुणा सब्बरवाल जी और गुरुगांव से भावना गौड़ जी। दोनों ही लेखिकाएं हैं, दोनों ही विचारक हैं। मैं सबसे पहले अरुणा जी और भावना जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, उनसे आपका परिचय कराती हूँ, उसके बाद मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ, इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। नमस्कार अरुणा जी। नमस्कार। आपका हमारे मंच पर, नमस्कार। आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और अब है हमारे साथ भावना गौड़ समीक्षा जी। आपका बहुत स्वागत है भावना जी। नमस्कार। आपके सामने हमारे इस पटल पे दो विचारक मौजूद हैं। एक है अरुणा सब्बरवाल जी जो कि लंदन से हमारे साथ जुड़ी हैं, और दूसरी है भावना गौड़ समीक्षा जी जो कि गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ी हैं। अरुणा जी और भावना जी दोनों ही इस विषय से जुड़ी हुई हैं। विधवाओं की समाज में जो दशा है वो इनको भी उसी तरह से परेशान करती है, उसी तरह से मथती है कि ये समाज विधवाओं के प्रति इतना संकीर्ण मानसिकता लेकर क्यों जी रहा है। हमें कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन नियति के आगे किसी का वश नहीं चलता है। अरुणा जी बहुत यंग उम्र में अपने पति को खो चुकी हैं। आज वो इस मंच से उन उन दशाओं को, उन सामाजिक मुद्दों को, अपने अपने जीवन में गुजारे हुए व्यक्त जो समय था उसके बारे में बताएंगी। किंतु उससे पहले भावना गौड़ समीक्षा जी हमें विधवाओं की जो सामाजिक दशा है, मानसिक सोच जो हमारे समाज की है, उसके बारे में कुछ कहेंगी। तो सबसे पहले मैं भावना गौड़ समीक्षा जी आपसे आग्रह करूंगी कि इस संवेदनशील मुद्दे पर आप कुछ कहिए। जी, धन्यवाद शन्नो जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि विधवाओं के प्रति हमारे समाज का नजरिया कैसा है। अगर
कानूनी अधिकारों की बात करें तो संविधान हमारे देश का बने हुए 75 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है और जी संविधान में बराबरी का हक दिया गया है महिलाओं को। लेकिन महिलाओं को कानूनी तौर पे बराबरी का हक दिए जाने के बावजूद अगर यथार्थ के धरातल पर आकर देखें तो आज भी रस्मों के नाम पर महिलाओं के साथ बहुत पक्षपात होता है। अगर कानूनी बात करें कि विवाह हुआ, एक पुरुष एक स्त्री का विवाह हुआ, दोनों को जीवन साथी मिले, कानूनी तौर पर अगर उनमें नहीं सामंजस्य बैठ रहा या कोई और प्रॉब्लम है तो वो आपस में अलग हो सकते हैं, कानूनी तौर पे तलाक लेकर दोनों स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। ये एक समानता का अधिकार मिला है उन्हें। लेकिन अगर यही चीज आप यथार्थ के धरातल पर देखें तो महिला अगर विवाह हुआ तो स्त्री को ही रस्में निभाने की जिम्मेदारी उठानी है। शादी बिल्कुल के समय आपने शायद आप सभी जानते होंगे कि एक रस्म होती है सुहाग चढ़ाने की रस्म। जी तो उसके जी दौरान स्त्री को सजाया जाता है, उसको सिंदूर लगाया जाता है और कुछ सुहाग चिन्ह पहनाए जाते हैं। तो ये रस्म बहुत उल्लास उत्साह पूर्वक मनाई जाती है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ स्त्री का विवाह हो रहा है। तो ये इसी के बाद ही स्त्री विवाहिता होती है, इसी के बाद ही स्त्री पुरुष पति पत्नी होते हैं। लेकिन अगर दुर्भाग्य से कोई एक उनमें से नहीं रहता, यानी कि अगर उसके पति की मृत्यु हो गई, तो अगर पत्नी की मृत्यु होगी तो पति को कोई ऐसी रस्म निभाने की या किसी तरह की कोई जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं होती, वो पूरी तरह स्वतंत्र होता है। अब जी आपने कई उदाहरण खुद मैंने भी देखे हैं कि पत्नी की मृत्यु के कुछ ही माह बाद पति की दूसरी शादी हो गई, बल्कि समाज में लोग चिंता करते हैं कि अरे भाई अभी तक उसकी शादी दूसरी शादी नहीं हुई, उसका परिवार कैसे चलेगा, वो अकेले तो रह नहीं सकता है। तो समाज उसके लिए सहानुभूति दिखाएगा और कोशिश करेगा कि उसका जल्द से जल्द विवाह हो। तो जी कम से कम उसके ऊपर कोई मानसिक दबाव नहीं डाला जाएगा। बिल्कुल लेकिन भावना अगर जी, स्त्री की बात करें, अभी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। जो आपने ये बात कही कि सुहाग चिन्ह वाली बात कही कि हम्म जब विवाह होता है तो औरतों को सुहाग चिन्ह, सिंदूर, बिंदी, पायल, बिछिया, चूड़ियां पहनाई जाती हैं। ये बहुत उल्लास का हम्म विषय होता है। और हम्म जब पति की मृत्यु होती है तो ये सुहाग चिन्ह उनसे छीने जाते हैं। तो हाँ मैं यहाँ पे ये अरुणा जी आपसे सवाल करना चाहूंगी। ये बहुत दुख का विषय है, जैसा कि आप हमें बता चुकी है कि बहुत कम उम्र में आपने अपने पति का साथ खो दिया था। तो जिस समय आपके पति की मृत्यु हुई, आप इस समय लंदन में हैं, लेकिन जिस समय आपके पति की मृत्यु हुई थी उस वक्त आप कहाँ थी? इंडिया में थी या लंदन में थी? अ, उस वक़्त मैं लंदन में ही थी, शादी होके मैं एकदम से आ गई थी। मैं 1 मिनट के लिए पत्नी की अ, मृत्यु हो जाती है, तो एकदम वो पति के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, दूसरी शादी करो, तीसरी शादी करो। तो ऐसा ही कुछ ऐसा हुआ जब मेरे पति की मृत्यु हुई, तो मेरी माँ आई मेरे पास। तो जब मेरी मम्मी आई इंडिया से, तो उन्हीं अरुणा दिनों जी, पहले पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो अभी भावना जी ने उल्लेख किया था कि जब पति की मृत्यु होती है तो सुहाग चिन्ह उतारे जाते हैं, तो क्या लंदन में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, नहीं, क्योंकि मैं अंग्रेज़ों के बीच में रह रही थी, वेस्टर्न सोसाइटी में। सुहाग चिन्ह तो कोई उतारे ही कहीं नहीं गए, किसी को पता ही नहीं था। पर मैं ये बता रही हूँ कि वो बात जब मेरी माँ आई तो मेरे मामी जी की भी डेथ हुई थी और मेरी चाची की भी डेथ हुई थी। तो मेरी मम्मी हर वक़्त कहती थी, वो बिल्लू की शादी कर देते हैं, उसके कर देंगे और फिर कहते हैं अपने देवर के बारे में। तो एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, मैंने कहा मम्मी आप हर वक़्त उनकी शादी के, आपने मेरी शादी के बारे में भी सोचा है क्या कभी? तो मेरी कितनी मम्मी के पास उस वक़्त कोई उत्तर नहीं था। वो बिल्कुल शर्मिंदा होके रह गई और वही बात जो उनको अभी भावना जी ने कहा कि पुरुषों की शादी के बारे में सोचते हैं और महिलाओं की शादी के बारे में नहीं सोचते हैं। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है कि और पुरुष की शादी के पत्नी। बारे में नहीं सोचते हैं, ये तो एक बात अलग हुई, लेकिन मेन बात तो ये है कि एक विधवा स्त्री को अशुभ मानते हैं, उसे किसी अच्छे काम में आगे भी नहीं आने देते हैं। ऐसा कहते हैं कि अरे अब तो तुम अभागन हो गई, खुद के बच्चों की शादी में उसे बोलते हैं तुम पीछे रहो नहीं तो कुछ अशुभ हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें हमारे देश में सिर्फ महिलाओं के साथ ही होती हैं। तो जो विधवा स्त्री खुद पर ये दर्द झेलती है उसके लिए कितना मुश्किल है ये सब बर्दाश्त करना। एक तरह से बिल्कुल मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है ये रस्मों के नाम पर उसे।
बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। और इस बारे में मुझे लगता है कि अरुणा जी चूँकि भुक्त होगी रही हैं और उन्होंने बहुत कम उम्र में पति को खोने के बाद एक लंबा जीवन, जैसा कि आपने बताया कि आप लगभग 30-32 साल की थी जब आपके पति की मृत्यु हुई थी, और अब आपको देख के लगता है कि शायद ईश्वर की कृपा से आप 80 साल की उम्र के करीब होंगी। तो अरुणा जी, आप बताएंगे कि इस बीच एक इतना लंबा सफर आपने किया, तो उस समय समाज का आपके प्रति क्या रवैया था? किस तरह का सपोर्ट समाज ने आपको दिया या नहीं दिया? चाहे वो इंडिया हो या बाहर बाहर के किसी भी कंट्री में जब आप रही, तो वहां के पुरुषों का, वहां के समाज के लोगों का आपके प्रति किस तरह का माहौल रहा? मैं सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, जब मैं विधवा हुई तो मैं 100% अंग्रेजों के देश में थी, जगह में थी। तो वहाँ तो कोई किसी को अंग्रेजों का कुछ पता ही नहीं था। हालांकि वहाँ कोई इंडियन लोग थे ही नहीं। तो मेरे जो डॉक्टर थे वो एक किसी अंग्रेज को लेके आए मेरे घर में, और वो मेरे ओके। पास रात को रही। तो वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा भेदभाव नहीं हुआ जब तक मैं लंदन में रही, मतलब आई मीन क्रू में रही। अंग्रेजों हम्म। के पॉपुलेटेड ज्यादातर हम्म। 100% अंग्रेज रहते थे। तो उसके बाद मैं वहाँ 8 साल तक रही। अंग्रेज ने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, कोई मेरे को छुआ छात ये नहीं वो नहीं। तो मैं बड़ी अच्छी तरह से रह रही थी। तो मैं स्कूल में भी काम करती थी उस वक्त। यहाँ तक कि मेरे स्कूल की जो हर हर स्टाफ मेरे घर में आए अफसोस करने, अंग्रेज लोग। और उसके बाद मेरी जो अंग्रेज हेडमिस्ट्रेस थी, उसने आधे दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया जिस दिन मेरे हस्बैंड का फ्यूनरल था। उन लोगों ओके। का तो एटीट्यूड इतना अच्छा था कि मुझे लगा ही नहीं। बहुत बहुत मदद करते थे हर बात में। पर उसके बाद जब मेरी बेटियां बड़ी होने लगी तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना मैं वहाँ मूव हूँ जहाँ पे अपने इंडियन लोग ज़्यादा हैं, और इंडियन भी हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं। कल को मेरी लड़कियों को संस्कार मिलेंगे, मंदिर जाएंगी, गुरुद्वारे जाऊंगी। और कल को जब शादी होने लायक होगी तो वहाँ लड़के ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी। तो मैंने तय किया कि मैं बर्मिंघम, जहाँ की बहुत हमारे एशियन लोग रहते हैं, वहाँ मूव होने का फैसला लिया। तो वहाँ क्या था, मेरे एक सहेली थी, उन्होंने मेरे लिए स्कूल में बुलेटिन में जॉब ढूंढ दी, और मैं अपना बेच बूझ के लंदन मूव हो गई। वहाँ आके क्या हुआ कि एकदम से किसी को पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। तो जब मैं एशियन टीचर्स एसोसिएशन में मैंने ज्वाइन किया, तो उस वक्त सबको पता लग गया कि मैं बाहर से आई हूँ, मैं अकेली हूँ। और मैं काफ़ी यंग थी, पढ़ाती थी पर उस वक्त क्या हुआ, तो उस वक्त ऐसा लगने लगा मुझे कि जो पुरुष समाज है यहाँ का, बर्मिंघम का, हम्म। उन, वो इसी ताड़ में बैठे थे कि कब ये आए और कब हम शुरू करें इसके ऊपर डोरे डालना। तो बस इसी ताक में रहते थे। तो उसे अचानक सबने बारी बारी, उनके पत्नी भी थी, परिवार भी थी, मुझे फोन करना शुरू कर दिया। मैं बहुत तंग आ गई। तो मैंने एकदम बड़े जार से हिम्मत जुटानी पड़ी, और मैंने उन सब से कहा कि खबरदार, आपने मुझे आगे से फोन किया। पर एक दिन क्या हुआ कि टीचर एसोसिएशन में मैं गई, तो वहाँ के एक थे, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, रात को 10:30 बजे उन्होंने मेरे घर की घंटी बजाई। और घंटी बजाई जब मैंने देखा तो वो थे, तो बोलते हैं कि मैं जी चिट्ठी देने आया हूँ, मीटिंग है। तो मैंने कहा सर, आप मुझे लेटर बॉक्स में भी डाल सकते थे चिट्ठी। तो उतने में मेरी बेटियां भी आ गई, डर रही थी। तो उनको तो मैंने अंदर भेज दिया, जवान हो रही थी। फिर मैंने उनसे बड़ी हिम्मत करके कहा, मैंने कहा मिस्टर सोल, आज आपने मेरे घर की घंटी बजाई है, पर खबरदार अगर आपने मेरे घर की घंटी दोबारा बजाई। तो मुझे इतनी हिम्मत बटोरनी पड़ी कहने के लिए। पर मुझे ये महसूस होने लगा कि वहाँ का हर हर आदमी जिसने मुझे देखा, जिसको पता लगा मैं अकेली हूँ,
वो इसी ताक में था कि किसी तरह इसको फंसा ले। तो ये मानसिकता जो उनकी थी ना, इससे मुझे बहुत बहुत मतलब नफरत सी हुई। तो ये मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस था वहाँ बर्मिंघम मूव होने का। बिल्कुल सही सही कहा आपने। एक विधवा स्त्री, और वो भी अगर यंग है, बच्चे छोटे हैं, तो सचमुच उसे कितनी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। और कहते हैं कि मैं मुझे भी किसी एक विडो लेडी ने ये शब्द यूज किया था, ये कहा था कि हर पुरुष उसको अपनी प्रॉपर्टी समझने लगता है। विधवा होना, ऐसा लगता है कि वो उसके साथ पुरुष नहीं है, तो फिर वो मतलब क्या कहे, ऐसे मानसिकता के लिए इस मंच पे मैं कुछ शब्द यूज ही नहीं करना चाहती हूँ। भावना जी, आप इस बारे में क्या कहेंगी? आपका क्या अनुभव है? ऐसी स्त्रियों को आपने भी बहुत देखा होगा, बहुत सारे लोगों को सुना होगा, आप एक समीक्षक हैं, आपको पता है, आपने जीवन के नजरिया को एक समीक्षा की नजर से देखती हैं। आप बताइए कि ऐसी औरतों के साथ समाज किस तरह का व्यवहार करता है? देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये है कि जिस स्त्री के साथ इतना बड़ा सदमा लगा, उसे इतना बड़ा उसके साथ दुर्भाग्य हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो गई, तो वो पहले से ही बेचारी दुखियारी स्त्री है। अब उसके साथ आप ऐसी रस्में कर रहे हैं जिससे वो खुद अपनी ही नजरों में गिर जा रही है। सोचिए कि सजना संवरना हर स्त्री का एक सुंदर स्वप्न की तरह होता है, तो अगर उससे उसके कोई सजने की चीजें, जेवर गहने उतरवाए जा रहे हैं, तो उसे कितना बुरा लगता होगा। और ऊपर से जो सिंदूर धोने की रस्म होती है, उसके लिए सर से पानी डाला जाता है। तो एक महिला को इतने लोगों के बीच सर पे पानी डाल के इस तरह से, बेहद अपमानजनक रस्म होती है ये। तो ये जो जो स्त्री अपने ऊपर झेलती है, वो तो उसके साथ तो बुरा होता ही है, लेकिन उसके अगर कोई छोटे बच्चे हैं या उससे जुड़े, बहुत गहराई से जुड़े उसके कोई ऐसे शुभ चिंतक हैं जो उसके साथ उसका बुरा होते हुए नहीं देख सकते, उन्हें भी मानसिक तौर पे बहुत कष्ट होता है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो ऐसी स्थिति में महिला के साथ खड़े होते हैं और कई बार विरोध भी करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये तो सदियों से चली आ रही रस्में हैं, तो इनको तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हमें ऐसे लगता है, लोग जबरदस्ती करके ये रस्में करवाते हैं। बिल्कुल तो भावना जी, इसकी वजह आपने, से, हाँ बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो इसकी वजह से जो महिला और उसके पूरे परिवार के लोग जो प्रताड़ित होते हैं, परिवार खास तौर पे उसके जो बच्चे होते हैं, वो जो प्रताड़ना झेलते हैं, वो पूरी पूरी लाइफ के लिए, जीवन भर उनके लिए एक बड़े सदमे की तरह होता है। वो उससे कभी भी नहीं उबर पाते हैं। और स्पेशली वो जो लेडी, वो जो महिला होती है, वो खुद अपनी नजरों में गिर जाती है, उसका आत्मसम्मान खो जाता है, वो खुद को अशुभ मानने लगती है। वो उसको खुद ही लगता है कि अरे नहीं नहीं, ये कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं दूर हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तो ये जो मानसिक तौर पे एक रस्मों के नाम पर, एक जो मानसिक तौर पे एक, जैसे कहेंगे कि जबरदस्ती दिमाग में ये चीज थोप दी जाती है कि अब तुम अशुभ हो गई हो, इस चीज को दूर करने की जरूरत है। क्योंकि अब समय बदल चुका है। जिस समय ये रस्में बनी थी, उस समय शायद होता होगा कुछ इनका, कुछ किसको सोच के बनाई गई होंगी रस्में, लेकिन समय के साथ परिवर्तन आया है और ये रस्में भी अब बदलनी चाहिए, कुप्रथाएं जरूर बदलनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को बदलना। और हम आप जैसे जो संवेदनशील लोग हैं, या जो कुरीतियों को बदलने की हिम्मत रखते हैं, मुझे लगता है, मैं तो करती हूँ, मैंने बहुत जगह ऐसी कुरीतियों का बहुत विरोध किया है, और विरोध करने का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जब हम विरोध करते हैं तो लोग हमसे नाराज होते हैं। तो ऐसी स्त्रियों का साथ खड़ा होना, उनको अगर कहीं इग्नोर किया जाता है या उन्हें कहीं जब पर पीछे ढकेला जाता है, तो ऐसी जगहों पे मैं उनके सामने खड़ी होती हूँ, उनका साथ देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा अवश्य करती होंगी। और आज इस मंच के माध्यम से मैं हर महिला, पुरुष और खास करके युवा वर्ग से ये आग्रह करूंगी कि ये जो कुरीति बनी है, ये ऐसी कुरीति है जो एक आहत स्त्री को बहुत, और मतलब दिन प्रतिदिन आहत ही करती जाती है। हमारा हमारा कर्तव्य क्या है कि अगर कोई औरत इस दुख से गुजर रही है,
तो उसका हम संबल बन के खड़े रहें, उसके बगल में इस तरह से खड़े हों कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है, जो हो गया वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आगे कुछ हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन होता क्या है, कहीं शादी हो रही है या कहीं कोई भी शुभ काम हो रहा है, तो ऐसे टाइम में ऐसी स्त्री को दूर रखा जाता है, और वो स्त्री जानती है कि लोगों की सोच क्या है, इसलिए वो जानबूझ के दूर रहती है। तो अरुणा जी, मैं यहाँ एक बार आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपके जीवन में ऐसी कभी कोई परिस्थिति आई है, या आपको ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है? हाँ, मुझे तो हर 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 कदम पे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। बच्चों के साथ भी, मेरे बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है, मेरे साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। ये विशेष तौर से औरतें ही करती हैं, आदमी नहीं करते। अफसोस की कितनी बात दुखद है। बात है। जिन औरतों को हाँ, समझना चाहिए, एक औरत का दुख एक औरत से ज्यादा कौन समझेगा, लेकिन ये फैक्ट है, और बहुत शर्म आ रही है मुझे इस मंच पे स्वीकार करने के लिए कि औरत औरत का दुख नहीं समझती है, बल्कि उसके दुख पे नमक छिड़कती है, उसे कदम कदम पर ये बताती है कि तुम विधवा हो, तुम अलग रहो, तुम इन चीजों से दूर रहो, तुम शुभ नहीं हो। सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया। हाँ, आप नहीं, आगे बोलिए। मैंने तो पूरा जीवन ये दुर्व्यवहार लोगों का नहीं, विशेषकर औरतों का सहा है। क्योंकि जब जब भी कोई बात होती थी तो मेरे बच्चों को दुत्कारा जाता था, इसका बाप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये क्या करेगी। तो मैं आपको एक बहुत जरूरी इंसिडेंट बताती हूँ कि जब मेरी बेटियां बड़ी हुई तो हमारे वहाँ एक थी, उनके बेटे थे, हर वक्त शोर मचाती रहती थी कि कोई लड़की बताओ जी, कोई लड़की बताओ मेरे बेटों के लिए। तो एक बार एक किसी ने कह दिया, मेरी मित्र ने, कि देखो आप देखते हो उसकी बेटियां कितनी खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो वो महिला पता क्या बोली, पढ़ी लिखी थी, टीचर थी, बोलती है उथे मत्थे लगन वाला आदमी नहीं है, वहां पे ओ, बात करने वाला आदमी नहीं है, तो हम वहां रिश्ता कैसे कर सकते हैं। तो ये कितनी कितनी इंसल्ट की बात थी कि इतनी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़कियां हैं बेटी, उनको दुत्कारा जा रहा है कि उनके घर में बाप नहीं है, उनके घर में बेटा नहीं है, तो वो शादी, उसके साथ हम रिश्ता नहीं करेंगे। और एक बार और किसी ने, दूसरी एक और थी, वो भी कहती रहती है कोई सोनी जी लड़की दसो, कोई सोनी जी लड़की दसो। तो उन्होंने कहा कि उसकी बेटियां हैं दो बड़ी सुंदर, कहते जी वो की ब्याह करेगी, लोग तो घरों का डिपॉजिट दे देते हैं शादी करने वक्त लड़कियों के लिए, वो क्या करेगी, उससे हमें क्या उम्मीद होगी। तो ये कितनी संकीर्णता, शर्मनाक। ये व्यवहार मैंने दो बेटियों के साथ हर जगह झेला है। इसी इसी सिर्फ इसी में ही नहीं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मैंने पग पग पर सही है, लेकिन मैं डटी रही हूँ, बिल्कुल डटी रही हूँ अपने अपने फैसलों के ऊपर। तो बिल्कुल। ये तो हम औरतें ही औरतों को प्रताड़ित कर रही हैं, आज व्यवहार आज से। मैंने, हाँ, इस मंच के माध्यम से जो डिस्प्ले भी कर रही हूँ, विधवा नहीं सशक्त नारी कहें। एक औरत जब विधवा हो जाती है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी उसके बच्चों की आ जाती है। और अभी जैसे शुरू में परिचर्चा की शुरुआत में ही भावना जी ने कहा था कि औरत के ऊपर कितने कंट्रोल कर दिए जाते हैं, कितने नियम बना दिए जाते हैं अगर उसका पति मर जाता है, जबकि किसी पति की पत्नी मरती है तो उसके ऊपर किसी तरह कोई कंट्रोल नहीं होता है, किसी तरह के उसके जीवन में किसी तरह का अवरोध नहीं आता है। तो अरुणा जी एक ऐसी उदाहरण है हमारे सामने, जो विडो होने के बावजूद दो छोटी बच्चियों की माँ थी। उन्होंने किस तरह से एक लंबा सफर किया अकेले, बिना किसी के सहारे के, बिना दूसरा विवाह किए। उन्होंने दो बच्चियों का पालन पोषण किया, और आगे हम इनसे चर्चा करेंगे, वो बताएंगे, स्वयं बताएंगे कैसे उनका विवाह हुआ, क्या कुछ हुआ। तो एक औरत अगर बिना पुरुष का सहारा लिए, कम उम्र में भी अकेले रह जाने के बाद भी, दोबारा शादी न करके भी दो बच्चियों को सुसंस्कृत करती है, विवाहित करती है, उसका जीवन बना, और खुद भी एक मुकाम हासिल करती हैं लेखन के क्षेत्र में। अरुणा जी
बहुत आगे हैं, इनकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, अनेक मंचों पर जाती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लंदन में रहते हुए भी आज भी वो अपने भारत को नहीं भूली हैं। साल में 1 और 2 बार वो अकेले लंदन से, इस उम्र में आप सभी इनको देख रहे हैं, इनकी उम्र का अंदाजा आप इनसे लगा सकते हैं इनको देख के। 1 से 2 बार ये अकेले लंदन आती हैं और बहुत दिनों तक भारत में रह के जाती हैं। तो ऐसी औरत को विधवा शब्द न यूज किया जाए, मेरा आग्रह है कि जो अगर हम उन्हें एक सशक्त नारी के रूप से पुकारेंगे, कहकर पुकारेंगे, तो उनके अंदर अपने आप एक संबल आएगा और उन्हें लगेगा कि मैं अबला नहीं हूं बल्कि मैं सशक्त नारी हूं। भावना जी, आपको क्या लगता है कि मेरे द्वारा ये जो शब्द यूज किया जा रहा है, विधवा नहीं सशक्त नारी, आपको क्या लगता है? अरुणा जी को सामने रख के कि ये बिल्कुल अरुणा जी के सामने रख के, और उसके अलावा भी मैंने जितनी भी ऐसी महिलाएं देखी हैं जिन्होंने अकेले रहकर, बहुत ही कम उम्र में जिनके पति की मृत्यु हो गई और उन्होंने अकेले ही सारा संघर्ष करके अकेले ही अपने बच्चों को पाला, अकेले ही पूरा जीवन यापन किया, तो उन्हें विधवा नहीं बल्कि सशक्त नारी कहकर हमें उनके प्रति हमें गर्व होना चाहिए कि उन्होंने अकेले ये सब कुछ किया। तो उनके लिए विधवा शब्द का प्रयोग तो मुझे पूरी तरह अनुचित लगता है। बल्कि ये एक बहुत सिहरन भरा सा शब्द है विधवा। विधवा शब्द सुनते ही एक, अगर जिस पर भी ये बीता है या जिसने अपने निकट में किसी को देखा है, उसे सिहरन सी होने लगती है कि ये विधवा, कोई विधवा हो गया तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये विधवा शब्द अब हम प्रयोग करने के बजाय अगर हम महिला के लिए सशक्त नारी शब्द प्रयोग करें तो वो कुछ बेहतर, खुद को भी कुछ बेहतर महसूस कर पाएगी और हम समाज की तरफ से उस पे कुरीतियों का जो बोझ लाद रहे हैं उसके बजाय अगर हम ऐसे शब्दों से उसको थोड़ा सा सहारा बने तो उसे भी खुद में एक आत्मविश्वास जागेगा कि हाँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ, लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरा सहारा बन रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो अभी आपने शन्नु जी आपने बोला था कि औरत औरत की ही दुश्मन है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। कई बार ऐसा होता है कि स्त्रियां भी स्त्रियों के विरोध में खड़ी हो जाती हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि मुख्य रूप से वो खुद जो स्त्री विरोध कर रही है इस तरह की चीज का कि नहीं नहीं, किसी स्त्री को, मैं विधवा हो गई तो उसको ये सब करना पड़ेगा, कैसे नहीं करेगी, तो वो स्त्री खुद वो अपनी भी दुश्मन है। वो उस औरत की दुश्मन नहीं है, वो खुद को ही सम्मान नहीं देना सीख पाई है। जब वो खुद को ही सम्मान नहीं दे रही है तो उसको ये भी नहीं अच्छा लग रहा है कि किसी दूसरे को सम्मान मिले। तो मैं इसमें सबसे पहले कहूंगी कि स्त्रियां दूसरों से पहले खुद को सम्मान देना सीखें। अगर आप ये सोचेंगे कि दूसरे आपके लिए करें तो वो नहीं हो पाएगा। आप पहले खुद अपने लिए करना सीखिए और फिर जब आप खुद को सम्मान देंगे और आप दूसरी स्त्री को अपनी जगह खड़े रख के देखेंगी कि देखिए उसके साथ ऐसा गलत हो रहा है, तो आपको उसके लिए सहानुभूति जागेगी, तो आप उसकी दुश्मन नहीं होंगी, फिर आप उसके लिए एक संवेदनशील नारी बनेंगी और आपको लगेगा कि अगर ये मेरे साथ हो भी चुका है लेकिन इसके साथ मैं नहीं होने दूंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं इसलिए विरोध करती हैं कि नहीं भाई, हमने ये झेला था, हमने तो ये सारी रस्में करी, तो कैसे तुम कैसे नहीं करोगी। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है वो इस वजह से ही होती है क्योंकि उन्होंने इतना अपमान झेला है कि वो खुद की नजरों से गिर गई हैं। तो अब वो खुद उठ ही नहीं पा रही है, वो खुद को उस लेवल पे ले ही नहीं जा पा रही है कि कोई एक स्त्री सम्मान के साथ कैसे रह रही है। तो वो जब खुद को सम्मान नहीं दे पाती है तो उनके सामने जो दूसरी स्त्री होती है उसको भी वो सम्मान नहीं देना चाहती है। तो औरत की दुश्मन नहीं होती, बल्कि वो मानसिकता उनके अंदर जो बन जाती है कि वो खुद ही अपने आप को सम्मान नहीं देती, इस वजह से वो दूसरों के लिए बुरा करती है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम स्वयं अपने लिए खड़े होंगे तब हमारे सामने कोई हमारा बुरा करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और औरत की दुश्मन जो जिस सेंस में मैंने कहा है, क्योंकि जो ये रिचुअल्स हमने अभी जो बात की कि एक पति के गुजरने के बाद जो होता है घर के अंदर, वो करने के लिए औरतें ही आगे बढ़ती हैं। अगर वो मना कर दें कि हम, हाँ बोलिए। यहाँ पर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि औरतों में ऐसी मानसिकता बचपन से ही बैठा दी जाती है कि वो पुरुषों से कमतर ही हैं। तो अगर वो कोई स्त्री ऐसा मान के ही जी रही है तो वो फिर किसी और स्त्री को अगर अधिकार मिल रहे हैं तो वो देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो ये सोचती है कि अरे, जब स्त्री पुरुषों से कमतर है तो ये कैसे उसके इक्विवेलेंट जा रही है, कैसे उसकी बराबरी का हक उसे मिल रहा है। तो उनकी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि वो खुद को ही कम समझने लगती है। तो सबसे बड़ी जरूरत है मानसिकता बदलने की। अपने आप को आप सम्मान देना सीखेंगे तो आप दूसरों को सम्मान खुद ब खुद देंगे।
खुद मतलब हर स्थिति जिसके साथ ऐसा घटित हुआ है उसे भी हिम्मत करने की जरूरत है, और जो उसके घर के जो सदस्य हैं, ऐसी जगहों पे जो उनके प्रिय लोग होते हैं, उन्हें खड़ा होना चाहिए। खास करके मैं ये इस मंच के माध्यम से युवा वर्ग से अपील करूंगी कि जो परिवर्तन की शक्ति युवाओं के अंदर है, वो और किसी के अंदर नहीं है। अगर किसी कहीं भी कोई दुर्व्यवहार किसी के साथ किया जा रहा है, अगर युवा खड़ा है उसके साथ, तो उसके आगे सबकी, चाहे वो किसी के बच्चे हो, किसी का बेटा हो, किसी की बेटी है, जब वो खड़ी हो जाती है तो सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि युवाओं से टक्कर लेने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। अरुणा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके परिवार, मायके या ससुराल से आपके साथ क्या कभी कुछ ऐसा व्यवहार किसी के द्वारा किया गया जो आपको दुखी कर रहा हो, या कोई आपके साथ संबल बन के आपका खड़ा हुआ हो जिसने आपको शक्ति प्रदान की हो? इस मामले में मैं कहना चाहूँगी कि मैंने आज भावना जी से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैं अपने आप को किस्मत वाली कहूँ क्या कहूँ, क्योंकि मैं वेस्टर्न सोसाइटी में रहती थी। तो जो भारत में स्त्रियों के साथ होता है दुर्व्यवहार, मैं उससे अनजान रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे साथ तब हुआ जब मैं इंडिया गई। पति की मृत्यु के बाद जब मैं इंडिया गई तो मेरे सास ससुर के वहीं मैं ठहरी हुई थी। तो मेरी सास बहुत पुराने विचार की थी। वो हर बात में मुझे टोका टोकी करती थी। मुझे कहती थी, तू सफ़ेद कपड़े पहन के चल, तू क्यों डालती है। तो मैंने जिंदगी में अपना स्टैंड खुद ही लिया है, अपनी सीमाएं खुद ही तय की है कि कहाँ तक मुझे बर्दाश्त करना है और कहाँ मुझे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना है। तो बहुत बहुत अच्छी। मैंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते अपनी सासू जी से कहा कि बीजी, आप इतने फफड़े करती हो उसकी आत्मा, अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए रोज कोई पूजा कराती हो, उसे बुलाती हो, वो करती हो, पर आप सोचती हो कि अगर वो जो कपड़े वो मुझे लेके देकर गया है, अगर मैं वो नहीं पहनूंगी तो उसकी आत्मा को कितना दुख होगा। कितनी अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैंने उनसे कहा, मम्मी जी आप सोचो, वो इतने प्यार से मुझे कपड़े गहने लेके देके गया है, अगर मैं वो पहनूंगी तो उसकी आत्मा को तो शांति तभी मिलेगी ना। मैं एक मिनट को आपको इंटरप्ट करूंगी अरुणा जी, मैंने इसी चीज के लिए कुछ लिख के रखा है। मैं जब ये इस टॉपिक पे सोच रही थी कि मुझे क्या बात करनी है, तो मैंने लिख के रखा है कि हर पति को अपनी वसीयत में यह लिख देना चाहिए कि मेरी पत्नी का सुहाग चिन्ह उतारने का अधिकार किसी को नहीं है। सुहाग अगर सिंदूर पहनाता पति है तो उतारने का भी अधिकार उसको ही है, लेकिन अगर वो दुनिया छोड़ के चला गया तो सुहाग उतारने के तो उसके पास हाथ ही नहीं है कि वो उतारेगा। तो सुहाग चिन्ह उतारने का अधिकार, अगर पहनाने का अधिकार पति को है तो उतारने का भी पति को है। अगर पति का हाथ नहीं उतार रहा है तो कोई दूसरा हाथ उसकी ओर नहीं बढ़ना चाहिए उसका सुहाग चिन्ह उतारने के लिए। तो हर पति को ये वसीयत कर जानी चाहिए कि अगर वो अपनी पत्नी को प्यार करता है, कि हमारी पत्नी का के जो सुहाग के चिन्ह है वो उतारने की किसी को हिम्मत नहीं करनी है। वो पत्नी की मर्जी है कि वो किस तरह से रहना चाहती। जी आगे अब आप बोलिए अरुणा जी। ये मेरे पति खुद मुझसे कहकर गए थे। वाह क्या बड़ी बात। अजीब सी बात है। मेरे पति ने बहुत सी मुझे गहना लेके दिया, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, क्या जरूरत है। कहते अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुझे करवा चौथ को कौन देगा। क्या तो बात इसी कही में से आपने। निकाल के वो ये भी चाहते थे कि जब वो ना रहे तो मैं फिर भी करवा चौथ का व्रत रखती हूँ। तो ये खुद यही सोच पहले होनी ही चाहिए। मुझे कह के चल गए कि तुमने कुछ नहीं उतारना, तुमने सब कुछ पहनना। तो इस बात से मैं इससे भी मुझे बहुत बड़ी शक्ति मिली थी कि जब मेरा पति मेरे साथ खड़ा है तो मुझे दुनिया की क्या परवाह है। बिल्कुल हाँ, भावना जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये आपके साथ ऐसा या किसी के और भी किसी के साथ ऐसा होता होगा कि कई बार पति ऐसे प्यार में बोलते देते हैं कि ऐसा अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम ऐसा करना। तो हमारे देश में लेकिन रस्मों की ऐसी जबरदस्ती करवाई जाती हैं ऐसी चीजें कि पति अगर कह भी गए तो भी कोई नहीं सुनता है। समाज के लोग आगे आ जाते हैं, अरे ऐसे कैसे नहीं करोगी, ये रस्म तो तुम्हें करनी पड़ेगी। पति ने अगर कहा भी है
तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हाँ बाकायदा लिखित वसीयत है अगर उसकी कि मेरी पत्नी ऐसा नहीं करेगी, तब शायद लोग पत्नी का साथ दें और उसके साथ जबरदस्ती नहीं करें, जैसा कि अभी शन्नो दीदी ने कहा। लेकिन अगर उसने ऐसा लिखित तौर पे नहीं कहा है और सिर्फ ऐसे मौखिक तौर पर कहा है, तो उसके कहने के बावजूद लोग इस तरह की रस्में करवाते हैं और स्त्री के साथ जबरदस्ती करवाते हैं। कई बार वो नहीं चाहती या उसके बच्चे या उसके घर के लोग नहीं चाहते, फिर भी समाज के लोग जबरदस्ती उससे वो रस्में करवाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग उसका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, उसे रोकते भी हैं, रुकवा देते हैं। मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि लोगों ने ऐसी रस्में होने से रोका है, स्त्री को बचाया है। तो ऐसा सोचिए कि जिन्होंने ऐसा करा है वो मेरी नजरों में और उस स्त्री की नजरों में कितने सम्मान के पात्र होंगे कि उन्होंने इतना बड़ा उसके साथ अन्याय होने से रोका। बिल्कुल तो मैं समाज को लोगों से इस मंच के माध्यम से आह्वान करूंगी कि जो भी ऐसे लोग अपनी आंखों के सामने जो ऐसा होते हुए अगर देख रहे हैं, तो आप कृपया उससे रोकिए। क्योंकि जो महिला जो अभी अभी इतनी भारी सदमे में आई है, इतना बड़ा दुख जिसने झेला है, वो खुद इस स्थिति में नहीं हो सकती कि वो इन सब चीजों का विरोध कर पाए। कई बार बहुत तेज तर्रार लड़कियां भी होती हैं, वो विरोध नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो दुख में इतनी डूबी होती, इतनी अवसादग्रस्त होती हैं कि उनको लगता है कि वो कुछ भी बोलेंगी तो समाज उनको विरोध में खड़ा हो जाएगा, और ऐसा होता भी है। तो वो बेचारी वो दुख में सब कुछ कर लेती हैं, लेकिन ये सारी रस्में जो हैं जो गलत है, अगर वो नहीं महिला नहीं बोल पा रही है, तो आप अगर ये देख रहे हैं अपने सामने, तो आप उस महिला के साथ खड़े होइए। इस बिल्कुल मंच के बहुत माध्यम से मैं सभी को आह्वान करती हूँ कि ऐसी महिलाओं का साथ दीजिए। उनके बिल्कुल स्थान ये पर आप खुद को रख के सोचिए एक बार कि कितना अपमानजनक है ये। स्त्री पुरुष युवा हर एक से ये अनुरोध है कि विधवा जो जिसका पति गुजर जाए, एक जो अब मैं विधवा शब्द नहीं बल्कि एक सशक्त नारी वर्ड ही यूज करूंगी, सशक्त नारी के साथ खड़ा होना शुरू करिए। होता क्या है कि वो उन चीजों के बाद जब अंतिम संस्कार के लिए घर के सारे पुरुष चले जाते हैं, घर की महिलाएं होती हैं और वो ये उल जलूल जो रीति रिवाज है उनको शुरू करती हैं, तो पुरुषों को, चाहे घर के बच्चे हैं चाहे युवा हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये एक गलत रीति है जो कि मानसिक आघात पहुंचा रही है स्त्री को। इसका विरोध करना चाहिए। ये अपने मन मन में हर एक को ये क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है अरुणा जी और भावना जी कि इस पर युवा वर्ग सोचता ही नहीं है। उसे नहीं पता है कि हमें इस चीज का विरोध करना चाहिए या ये गलत है या ऐसा कुछ होता है। युवा तो बिल्कुल इससे अलग है, उनको पता ही नहीं होता है कि ये क्या चीजें होती हैं, नहीं मालूम होता है। लेकिन अगर कोई युवा हमारे इस प्रोग्राम को देख रहा है, सुन रहा है, तो वो अपने आप में ये संकल्प करे। मैं युवाओं का ही नाम बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि युवा हमारे भविष्य होते हैं। वो एक ऐसा संबल होते हैं कि जो जहां खड़े हो जाते हैं उसके आगे किसी की बोली नहीं निकलती है। तो चाहे स्त्री है या पुरुष है, वो इस चीज के लिए अगर प्रतिबद्ध हो रहा है कि सशक्त नारी के साथ कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं उसे शुभ काम से अलग रखा जा रहा है, तो उसे वापस उस शुभ काम में शामिल किया जाए। मेरी एक मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरे जानने वालों में से मेरे की उसकी खुद की बेटी की शादी थी, लेकिन पंडित ने उसको मना किया कि आप घर में पूजा पाठ हो रहा है, आप नहीं बैठ सकती हैं। उसने पूछा क्यों, जब सब कुछ मैं करा रही तो मैं पूजा में क्यों नहीं बैठ सकती हूँ। उसका ये कहना था कि जोड़ा बैठेगा, आपका पति नहीं है, आप नहीं बैठ सकती हैं। तो ऐसी चीजें होती है। अरुणा जी आपके साथ, हाँ आपने खुद ही बताया, आप बताइए क्या आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है? जी, पहले तो मैं ये बात करूंगी कि नारी कभी कमजोर नहीं है। हम सब बिल्कुल जानते हैं, अगर हम एक बार ठान लें तो वो हम करके ही रहते हैं। नारी शक्ति के बारे में तो सबने सुना है। हमें अपनी सीमाएं खुद तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल हमें खुद को कमजोर नहीं, स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने किया है, पग पग पे किया है। अब मैं आपको 2 इंसिडेंट बताती हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं। जी तो जब उनकी शादी का समय आया तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि अगर तुम्हें कोई पसंद है, मैंने उन्हें, बिकॉज हम लोग वेस्ट में रहते हैं, जब वो यूनिवर्सिटी में गई तो मैंने उनको कह दिया था कि बेटा अगर कोई पसंद आए तो मुझे ही बताना सबसे पहले।
मुझे लोगों से नहीं बिल्कुल। पता लगना चाहिए। तो जब मेरी बड़ी बेटी का, तो वो कहती नहीं मम्मी आप ही ढूंढ दो। तो मैंने पता किया, तो एक जगह हम रिश्ता मैंने फोन किया, तो वो लोग देखने आए, उनको मेरी बेटी पसंद आ गई। तो मैंने उनसे कहा, वो कहते हैं जी कोई रस्म कर दो। तो मैंने उनसे कहा जी रस्म करने से पहले कि मैं आपसे कोई एक खुल के बात करना चाहती हूँ, आप अपने परिवार को बुला लीजिए। उनसे ये कहा, उनके बताया उनको कि मेरी ये स्थिति है कि अब आप देख लीजिए आपको मंजूर है कि नहीं। तो उस वक्त मेरी जो होने वाला दामाद था, अभी पक्का नहीं हुआ था, तो वो खड़े होके कहते हैं कि आपने हमें बता दिया है तो हमारे मन में आपके लिए बहुत इज्जत हो गई है, अगर आप ना भी बताते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। मैंने बेटी का रिश्ता वही तय कर दिया। तो मैं बता रही हूँ कि उसके बाद मेरी छोटी बेटी का रिश्ता हुआ, तो वहाँ भी यही स्थिति आई। तो मैंने भी उसकी माँ को हुआ, तो मेरी बहन के घर गई थी, तो मैंने बहन से कहा कि लेट मी डू माय जॉब माई सेल्फ। तो मैंने उनकी माँ को फोन करके कहा कि देखिए ये मेरी स्थिति है कि टेक इट और लीव इट। तो वो कहती हैं कि अरुण जी ये हादसे तो इंसान के साथ, किसी के साथ भी कभी भी हो सकते हैं। तो यहाँ आप प्रोग्रेसिवनेस देखिए, ये 2 औरतों की जहाँ मैंने रिश्ते किए अपनी बेटियों के, उनके विचार खुल गए थे। उन्हें एहसास हो गया था कि ऐसे नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे कहा ये हादसा है, सबके साथ हो सकता है। तो जब मेरी बेटी की शादी हम करने लगे, तो घर में तय हुआ कि शादी वाले दिन, क्योंकि मैं तो विडो थी, तो मैं नहीं बैठूंगी लामा फेरी पे। तो तय हुआ कि मेरी बहन और मेरे बहनों ही बैठेंगे। तो मुहूर्त शादी हो रही थी, लामा फेरे हो रहे थे, तो मेरी बहन की बेटी को एकदम बीमार होगी, जाना पड़ा। तो उधर पंडित जी बोले, मेरी बहन वहाँ थी नहीं, मुहूर्त निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी करो जल्दी करो, कौन करेगा, कौन बैठेगा यहाँ पे, तो कौन करेगा कन्यादान। तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। उसने घूंघट उठाया अपना और बोलिए माय मम विल डू द कन्यादान, हु एल्स। अगर वो सब कुछ कर सकती है तो वो कन्यादान भी बड़ी कर बात है। सकती है। और मैं बहुत अच्छा। डर गई। मैंने कहा हे भगवान, अभी बारात वापस न ले जाए कि लड़की बोलती बहुत है। मुझे कुछ ज्यादा उनके परिवार के बारे में पता नहीं था, तो मैं अंदर से सहमी खड़ी हो गई खंबे के साथ। तो थोड़ी देर बाद मुझे आवाज आई मेरी बेटी की होने वाली सास की, अरुण जी आप बैठोगे नहीं, बेटी का कन्यादान नहीं करोगे? क्या बात, बहुत अच्छी। तो उस वक्त हमारे समाज में ऐसे ही लोगों की जरूरत है, बिल्कुल। उस वक्त उसने सारे समाज के सामने कह दिया माय मम विल डू द कन्यादान, हु एल्स। अगर वो, यही मैं बोलती हूँ ना कि युवा अगर हिम्मत कर रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ना है। जी हाँ, तो हमें अपने बच्चों को भी सशक्त बनाना होगा। इसीलिए मैंने सारी उम्र सफेद कपड़ा नहीं डाला, और ना ही मैंने बिंदी लिपस्टिक छोड़ी। मैंने बिंदी भी नहीं छोड़ी, लिपस्टिक भी नहीं छोड़ी, चूड़ियां भी नहीं, कुछ नहीं उतारा, कभी भी नहीं उतारा। शायद इस वजह से आज आप पानी पी लीजिए अरुणा जी, आपका बोलने से गले में मुझे लग रहा खराश हो रही, आप पानी पी लीजिए। भावना जी तक अगर आप कुछ बोलना चाहती हैं तो आप बोल सकती हैं। हाँ जी आप बोलिए। हाँ अरुणा जी आप अपनी बात पूरी करिए। खुद को तय करना पड़ेगा कि हमने इस सिचुएशन में बच्चों को कैसे ढालना है,
अपने अपनी सीमाएं कितनी रखनी है, किसको आजादी देनी है हमारे बीच के मामले में बोलने की। ये एक बार मैं इंटरप्ट करूंगी, ये अरुणा जी आप लंदन में थी या मतलब विदेश की अलग अलग कंट्रीज में आप रही होंगी, दबाव नहीं था, आप जो भी डिसीजन ले रही हैं अकेले स्वयं ले रही है। और कई बार ऐसा होता है भावना जी, आप क्या मेरी बात से सहमत है कि परिवार वाले ही कभी साथी के रूप में दबाव डालते हैं एक महिला के ऊपर। बल्कि मैंने तो एक माँ को देखा है जिसने अपनी अपनी बेटी को, यंग बेटी को कहा है कि तुम इन चीजों से दूर रहो, तुम सफेद साड़ी पहनो, हर चीजों से अलग रहो, खुशियों में मत शामिल हो, श्रृंगार मत करो। तो क्या हमारा, अगर खुदा न खास्ता अरुणा जी के लोग इस तरह से इनको आगे बढ़ने देते? नहीं, मेरा ये कहना है कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रथाओं के नाम पर ऐसा कहा जाता है कि ये प्रथा है तो ये सदियों से चली आ रही, तो इसे इसे कैसे बदलें भाई, ये तो चलता चला आ रहा है, भले ही उसका कोई लॉजिक नहीं हो, कोई तर्क नहीं हो, कोई लॉजिक, लेकिन करना है लोगों ने किया है तो हमको भी करना है। जी हाँ, इसलिए बस इस वजह से मानना है क्योंकि ये सदियों से चली आ रही है। विरोध गलत समझते हुए भी विरोध इसलिए नहीं करते कि ये सदियों से चला आ रहा है, भाई हम कैसे बदल सकते हैं। तो ये सबसे पहली जरूरत है कि सवाल उठाइए कि अगर आपको कुछ गलत लग रहा है आप उसका विरोध करिए। अगर आप विरोध ही नहीं करेंगे, सोचिए कि पहले अगर किसी स्त्री का पति मर जाता था तो हमारे देश में पहले सती प्रथा की भी रस्म हुआ करती थी। एक जिंदा स्त्री को पति तो साथ छोड़ गया, और वो स्त्री जो बची उसको जीते जी उसको आप चिता के साथ जला दे रहे हैं। उसको जीने का मतलब वो एक सामान हो गई है कि आप उसको जीने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन चूंकि ये गलत थी प्रथा, तो आखिरकार इसे बदलने के लिए लोगों ने हिम्मत जुटाई और अब जाकर हमारे देश में ये प्रथा अभी बंद हो चुकी है। तो अभी भी जो कुछ कुप्रथाएं हैं उनको, उन पर सवाल उठाकर उनको गलत कहकर उनको खत्म किए जाने की आवश्यकता है। और ये नहीं कहना है कि वो चलती चली आ रही है तो हमें इसलिए मानना है कि ये तो हमेशा से चलती आ रही है तो हम माने नहीं। अगर आज के समय के हिसाब से वो गलत है तो आप उसका विरोध करिए। अगर गलत है तो अगर पति के जाने के बाद पत्नी के पे दाग लग जा रहा है, वो अपशकुन हो जा रही है, तो पत्नी के जाने के बाद पति पे क्यों नहीं होता है? अगर होना है तो दोनों में सेम, जीवन साथी तो दोनों ही के गए, लेकिन सारा अत्याचार, सारे जो ठीकरे हैं वो औरत के सर पे फोड़े जाते हैं। सारा सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए औरत के ही ऊपर डाल दिया जाता है, सब कुछ करो तुम, पुरुष बिल्कुल किनारे है, हर चीजों से बेदाग है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि स्त्री दबना जानती है, स्त्री अपने लिए आवाज उठाना नहीं चाहती है, और जहां अगर वो आवाज उठाती है तो उसके आवाज को कुचल दिया जाता है। तो स्त्री जो आज स्थितियां बदल रही, बहुत ज्यादा बदल रही, आत्मनिर्भर हो रही हैं औरतें, तो ये उम्मीद किया जा सकता है। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है, जहां मैंने ये जिस विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, औरत को डरते दबते सहमते भी देखा है, तो ऐसी भी स्त्रियों को देख रही हूँ जो देख के आप बिल्कुल अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि इसका पति इस दुनिया में नहीं है। वो बिल्कुल उसी बनाव श्रृंगार के साथ, उसी परिधान के साथ रहती हैं, जीवन यापन करती हैं। कोई देख के जब तक वो खुद ना बताए तब तक किसी को नहीं पता चलता कि इसका पति इस दुनिया में नहीं है। तो वो अपने जीवन को रोकती नहीं है, कहीं थमती नहीं है, जो हो गया उसको स्वीकार करके आगे बढ़ती हैं और समाज का सामना करती हैं। तो यहाँ पे आवश्यकता सचमुच इसी बात की है। सिर्फ दो लोग सुधार कर सकते हैं, स्त्री स्वयं, जो कि उस समय जो वक्त होता है कि वो अपना बिल्कुल तन मन खो चुकी होती है, इतना बड़ा दुख उसके ऊपर पड़ता है, तो वो एक गुड़िया सी बैठी जो कहो वो करने को तैयार हो जाती है। लेकिन वही वक्त होता है उसको एक खड़े होने की, कि बस जो हो गया वो यही खत्म है, आगे मुझे कुछ नहीं करना है, वो मेरा निर्णय है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह रहना है। बाकी उसके साथ होते दुर्व्यवहार को देखते हुए आसपास का जो उसका परिवार है, समाज है, उसको उसके साथ, मैं कहती हूँ कि 100 लोगों में से हो सकता है 1 या 2 ही इस मानसिकता के हों
जो उसके साथ खड़े होने वाले हों। लेकिन अगर वो एक दो भी खड़े होते हैं तो 100 लोगों का मुंह चुप करने के लिए पर्याप्त होता है। लीडर एक ही होता है, 100 की तो भीड़ होती है। जो 100 भीड़ है उसमें एक लीडर है, अगर एक लीडर बोलेगा तो 100 की भीड़ चुप हो जाती है। तो हमें वो एक लीडर बनना है, 100 की भीड़ नहीं बनना है। कहीं पे अगर किसी तरह का भेदभाव देखा जा रहा है तो विरोध करना आवश्यक है। अब अरुणा जी, आपके बाद और कुछ इस बारे में आप एक्सपीरियंस करना अपना शेयर करना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आपको नेगेटिविटी मतलब भारत के बारे में तो मुझे अभी भावना जी से ही पता चला है क्या क्या रीतियाँ कुरीतियाँ हैं, पर मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि वेस्ट में हमारे अपने लोगों की सोच बदल रही है, मानसिकता बदल रही है। जो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, तो ऐसे ही हमें हिंदुस्तान में भी हम लोगों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए और औरत को औरत समझकर, एक ह्यूमन बीइंग समझकर उसके साथ उसी नज़र से देखना चाहिए। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी कि उस डिजर्व करती है। उसको मैं कहती हूँ ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि वो अकेले होके भी सब कुछ करके और सक्सेसफुल हो गई। बिल्कुल। भावना जी, आप चूंकि समीक्षक हैं, समीक्षा करती हैं, तो आपको किसी चीज को देखने का, पढ़ने का नजरिया समीक्षात्मक होता होगा। भारतीय फिल्में भी आप देखती होंगी और जरूर मुझे लगता है शायद आपने फिल्म। बिल्कुल, इसी से संबंधित मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। एक पुरानी डॉन मूवी में एक डायलॉग है कि एक खाली पिस्तौल लेके अमिताभ बच्चन बोलता है कि तुम्हें पता है कि इसमें गोलियां नहीं है, मुझे पता है कि इसमें गोलियां नहीं है, लेकिन पुलिस को ये बात नहीं पता है। और वो उस लड़की के मुंह पे कपड़ा बांधकर पुलिस के सामने उसके सर पे पिस्तौल लगाकर वहां से ले जाता है। तो आज हमारे देश में लोगों ये जो पिस्तौल है ना, ये प्रथाओं की पिस्तौल लोगों के सर पे लगी हुई है। वो आंखों के सामने देखकर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अब वो प्रथाएं कुप्रथाएं हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। तो इस पिस्तौल से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जरूरत है आवाज उठाने की। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश में जो भी कुप्रथाएं हैं उनको हमें रोकने के लिए इसी तरह से प्रयास करने होंगे। और सशक्त नारी, विधवा नारी ना कहकर हमें सशक्त नारी शब्द का उपयोग करना चाहिए। सही है। जो हम लकीर के फकीर न बने रहे, हमने आंख बंद कर रखा है। जो सदियों पहले परंपराएं बन गई हैं, चाहे वो कुरीति है या रीति है, बहुत सारी रीतियां भी जो हम आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं कि जो आज से 1000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे वो आज के परिदृश्य में कैसे सही हो सकता है। कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। तो बात मैं जो फिल्मों की कर रही थी, तो भावना जी, मेरा सवाल अभी आपने बहुत अच्छा एक डायलॉग करके अमिताभ बच्चन की याद दिला दी। लेकिन प्रश्न ये है कि जो हमारी फिल्में हैं, फिल्मों की हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। जो कुछ हम देखते हैं टीवी में और फिल्मों में, वो हम एक तरह से रोल मॉडल सा हो जाता है। तो फिल्मों में हमेशा एक सशक्त नारी को, अब मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगी, वीडियो वर्ड कभी नहीं यूज करूंगी, वो सशक्त नारी को हमेशा दीनहीन दिखाया गया है। उसे सफेद वस्त्रों में दिखाकर, और उसके जैसे जब मुंह में जबान ही नहीं रहती है, वो अपना सारा कर्तव्य तो निभा रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, बड़ा कर रही है, लेकिन उनको उसको दिखाता है दीनहीन। सफेद वस्त्र में ही दिखाएगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे फिल्में हैं, जो सिनेमा में जो कुछ दिखा दिया जाता है, वो भी लोगों के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, एक इमेज बना देता है कि हाँ, जिसका बिल्कुल पति बिल्कुल। इसी तरह से रहना चाहिए? बिल्कुल। नहीं, आज के समय में ऐसी फिल्में भी बन रही हैं कि अगर जिसका पति नहीं हो वो स्त्री भी अच्छे से रह रही है। ऐसे मेरे ख्याल से बाहुबली में एक जो किरदार है शिवगामी देवी का, हाँ, उन्होंने पति के ना होने के बावजूद भी सशक्त नारी का किरदार किया है। तो ऐसे किरदारों की जरूरत है जिससे कि लोगों में ये भाव जागे कि एक जिसका पति नहीं है वो नारी कोई अभागी नहीं, बल्कि वो एक सशक्त नारी बनी है। तो फिल्में भी जो नारी को दीनहीन दिखाती हैं, वो वाली फिल्मों का दौर भी अब बदल रहा है। अब फिल्मों में भी नारी सशक्त हो रही है। तो ये भी एक अच्छा और सराहनात्मक कदम है।
कहते हैं कि हमें दूसरों से लड़ना आसान होता है। हाँ हाँ अरुणा जी, मैं आप पे भी आ रही हूँ अभी। दूसरों से लड़ना आसान होता है, हम पड़ोसी से लड़ सकते हैं, इधर से लड़ सकते उधर से, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वो महिलाएं जिनके दुश्मन उनके परिवार के सदस्य ही हो जाते हैं, परिवार का कोई अपना खास, कभी सास, कभी बहू, कभी बेटियां, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ करती होंगी, लेकिन ये अगर घर के ही लोग किसी के साथ, जिठानी उसको अपमानित करना शुरू करे, उसे हर शुभ कामों से दूर करना शुरू करे, ये मानने लगे कि तुम अशुभ हो, तुम दूर रहो, किनारे रहो, ऐसे लोगों से कैसे सामना कर सकती है कोई स्त्री? क्योंकि वो अपने घर जब सशक्त नारी एक तरह से अपने परिवार वालों पे डिपेंड हो जाती है। अगर आर्थिक रूप से संबल है तब तो बहुत अच्छी बात है, आर्थिक रूप से अगर वो निर्भर है तो ऐसी दशा में अपने परिवार वालों का विरोध कर पाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे में वो क्या कर सकती है? अरुणा जी आप बताइए, क्या परिवार के सदस्य अगर उसके दुश्मन बन के या उसको इस चीज का एहसास कराते हैं कि ये तो गलत है, तुम अशुभ अशुभ हो, तुम अपशकुन कर रही हो, तो उनका किस तरह से सामना करना चाहिए? आपका अनुभव, आपका उम्र का अनुभव दोनों ही इस बारे में कुछ सलाह दे सकता है जहां तक मुझे लग रहा है। मुझे ज्यादा अनुभव तो नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मुझे अनुभव तब हुआ था जब मैं भारत में गई थी। जी जब मैं भारत में गई थी तो मेरी नंद, मेरी सासू वगैरह, उनकी वही मानसिकता थी। तो उनको, क्योंकि मैं वेस्ट में रह चुकी थी और पढ़ी लिखी, काम करती थी, नौकरी करती थी, तो मेरे में इतनी हिम्मत आ गई थी एंड मैं आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट थी कि मैं उनको कह सकूं। तो मैंने उस वक़्त किया, पर मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, सच में बताऊं, कि क्योंकि मैं आर्थिक रूप से डिपेंडेंट किसी के ऊपर रही नहीं हूँ आज तक। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, हम सब माँओं को, हम स्त्रियां ही समाज को बनाती हैं। जो फ्यूचर के बच्चे हैं हमारे, वही आगे चल के समाज बनेंगे, वही रीति रिवाज कुरीतियों को आगे करेंगे। अगर हम उन्हें ही एजुकेट करना चाहें, अगर हम उनमें ही आत्मविश्वास बनना चाहें, हम उन्हें ही समझाएं कि ये गलत बातें हैं। जैसे कि आजकल युवा जो है हमारे, वो, उनमें मैं काफ़ी बदलाव देखती हूँ उनकी मानसिकता में। वो आजकल घर के काम करने में कतराते नहीं हैं, करते हैं। यहाँ तो करते हैं, मुझे पता है वेस्ट में। इंडिया का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन फिर भी थोड़ा बदलाव आ रहा है। ये हम माँओं को ही चाहिए कि अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालें कि उनमें ये कुरीतियों का प्रभाव ना पड़े। वो उनका भावना जी, वो आप कुछ सलाह दे पाएंगी इस बारे में कि अपने परिवार से कोई स्त्री कैसे लड़ सकती है भावनात्मक रूप से लेकिन जब उसका मेरा विरोध में पहला खड़ा? पहला तो कहना यही है कि स्त्री को खड़े तो खुद होना ही पड़ेगा। भले ही थोड़ा विरोध से है, लेकिन उसको अपने लिए बोलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जैसा कि आपने कहा कि अपने ही परिवार के लोग जिनके साथ उसको रहना ही है और वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी नहीं है, तो वो विरोध ज्यादा कर भी नहीं सकती। तो कम से कम इस स्थिति में वो अपने आगे की पीढ़ी को, मतलब अपने बच्चों को, उनको तो ये ना सिखाए कि ये चीज सही है, उनको ये समझाए कि ये गलत है और तुम्हें गलत का विरोध करना है। अगर वो खुद नहीं भी कर पा रही है, लेकिन कोशिश में लगी रहे कि वो गलत जहां पर भी उसे दिखे वो विरोध के प्रयास में लगी रहे। भले ही वो विरोध नहीं कर पा रही क्योंकि वो उन पर निर्भर है, फिर भी वो अपनी बात रखे जरूर। अपनी बात कहकर धीरे धीरे करके परिवर्तन अवश्य आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही कि अगर अपने लिए नहीं खड़े हो सकते हैं तो कम से कम आगे का मार्ग तो खोल कर जाएं, अपने बच्चों को शिक्षा देकर जाएं कि जो गलत है उसका साथ मत दो, उसके विरोध में खड़े हो। सच बात है, अपने लिए लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, हम लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि इस चीज का सामना करना सीखो और जो गलत है, जो कुरीतियां हैं, इनका विरोध करो। अरुणा जी, आपने अपनी दो बेटियों का विवाह किया, अकेले आपने बच्चों की परवरिश की, समाज का सामना किया, अच्छे लोगों और बुरे लोगों का दोनों का आपको सामना करना पड़ा। आज के समय में आप अपने आप को क्या एक सशक्त नारी के रूप में देखती हैं जो जी इतनी बड़ी देखती हूँ, बिल्कुल देखती हूँ।
क्योंकि जब मेरे पति की मृत्यु हुई थी उस वक़्त तो भारत की एजुकेशन थी मेरे पास। उसके बाद मैंने अपने आप को और आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट और सशक्त बनाने के लिए मैंने अपना बीए टॉप अप किया, बीएड किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया यहीं की यूनिवर्सिटी से। तो उसमें उसके साथ साथ मेरे में और कॉन्फिडेंस आता रहा, नौकरी करती रही, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अपने बच्चों को सशक्त बनाया। आज मेरी दोनों बेटियां भी खुद में बहुत सशक्त हैं और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर तुम ऐसे संस्कार डालो कि वो इंडिपेंडेंट रहे, उनमें सही को सही और गलत को गलत करने की हिम्मत रहे। तो ऐसे ही, और हमें अपनी सीमाएं खुद तय करनी है, हमें सोचना है हम क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो तभी आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो नहीं। तो ठान लेना बहुत जरूरी है। ज्यादातर हम जो हमारी कुरीतियां होती हैं उसके लिए, या जो समाज में अंधविश्वास होता है उसके लिए हम ये कहते हैं शिक्षा का अभाव है, कि जो शिक्षित नहीं है वो अंधविश्वास में विश्वास रखता है, वो कुरीतियों को मानता है। अब भावना जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ अशिक्षित लोग ही इस तरह की मानसिकता रखते हैं, या हमारा शिक्षित वर्ग भी इस तरह की मानसिकता रखता है? देखिए, हमारे देश में शिक्षा जो है ना, कई बार क्या होता है कि शिक्षित लोग भी शिक्षा को प्रायोगिक तौर पे नहीं जानते हैं। वो सिर्फ उसको तथ्य के रूप में पढ़ लेते हैं कि हाँ, ये एक ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसको जीवन में कैसे उपयोग करना है वो हर कोई नहीं समझ पाता है। तो शिक्षित होते हुए भी कई बार लोग इस तरह की चीजें करते हैं जो कि वो गलत होती हैं, और वो कुप्रथाएं होती हैं जो अगर वो खुद ही तार्किक बुद्धि से सोचे तो उन्हें लगेगा कि हाँ, ये नहीं करना चाहिए। फिर भी शिक्षित होते हुए भी वो शिक्षा को अपने जीवन में उपयोग नहीं करते, तो ऐसे लोगों को मैं शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित ही कहूंगी। तो जो शिक्षा, पढ़े लिखे अशिक्षित, ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड होता है पढ़ा लिखा अशिक्षित। हाँ जो बिल्कुल, तो ऐसे लोगों का पढ़ना लिखना कोई काम का नहीं है कि अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई के बावजूद उसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू ही नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा है फिर। तो अशिक्षा तो इसका बहुत बड़ा कारण है, लेकिन बहुत सारे शिक्षित लोग भी इसके कारण हैं जो कि जानते हुए भी उसका विरोध नहीं करते हैं, या कई बार जानते हुए और समझते हुए भी चुप रहते हैं। तो उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल, लकीर का फकीर नहीं बनना है हमें। जो कुछ सामने दिख रहा है उसके तर्क में जाना चाहिए, और उसकी आज के समाज में, आज के परिवेश में उसकी कितनी जरूरत है, कितना वो तार्किक रूप से सही सिद्ध हो रहा है, ये सोचने के बाद ही उस चीज को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो चीजें चाहे वो लोग उसको कुछ भी कहें, लेकिन अगर कोई भी रीति रिवाज, कोई भी परंपरा, कोई भी रिचुअल्स हमारे किसी को मानसिक आघात पहुंचाता है, किसी को कष्ट पहुंचा रहा है, वो सही नहीं है, उसको बदलने की जरूरत होती ही होती है। तो ये शुरुआत करनी चाहिए। और जो आज यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम ऐसी चीजों का विरोध करते हैं। और हम सिर्फ हमारे करने से नहीं होगा, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे कि ये जो गलत है इसका विरोध हमें करना है। और यह भी तय है, निश्चित मात्रा में ये तय है कि जब हम विरोध करते हैं तो हमें ही विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग हमसे नाराज होते हैं। हम अगर किसी सशक्त नारी के पक्ष में खड़े होते हैं कि ये अशुभ नहीं है, हम इसे सामान्य लोगों की तरह ये भी है, इसको भी हम हर धारा में शामिल करेंगे, तो हमारे आसपास की जो 100 की भीड़ है वो हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाती है। ऐसे टाइम में फिर हम भी उनका सामना हमें भी करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ही हारेंगे तो हम उनके साथ कैसे खड़े होंगे? तो विरोध करना है और एक सशक्त नारी के साथ खड़ा होना है। उसे वो प्रताड़ना नहीं झेलने देना है जो समाज उसे झेलने के लिए मजबूर कर रहा है। उसकी शक्ति बनना है और विरोध करना है। हम अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को, उनको तैयार करना है इस चीज के लिए कि ऐसी कोई भी घटना अगर आप कहीं देखते हैं तो आपको उनके साथ खड़ा नहीं, क्योंकि युवा शक्ति ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। कोई स्त्री, कोई पुरुष उतना नहीं कर सकता है जितना कि कोई एक यंग लड़का लड़की इस चीज को कर सकता। वो किसी की बेटी हो, किसी का बेटा हो, पड़ोस के बच्चे हो, कोई भी हो, अगर वो खड़े होते हैं किसी के लिए तो फिर उसके आगे किसी की बोली नहीं निकलती है। ये हमने देखा है। और ये मैं मानती हूँ कि युवाओं का जागरूक होना, युवाओं को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है।
हमारी चर्चा बहुत सफल है, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं उनके कमेंट्स पढ़ूं इसके पहले आप दोनों में से कोई और कुछ कहना चाहेगा? हाँ अरुणा जी, बिल्कुल। मैं एक बात जो औरतें हमारी जिनके पति नहीं हैं और या डिवोर्सी हैं उनको कहना चाहूंगी कि जब तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, शादी हो जाए, तो तुम ये मत सोचना कि तुम बेकार हो गई हो। तुम्हें अपने लिए जीना है। वही टाइम है जब तुम अपने लिए अपने शौक पूरे कर सकती हो, अपने लिए जियोगे, अपनी हॉबी बनाओ, अपने को और सशक्त बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, तो तुम्हारी सारा समाज तुम्हारी इज्जत करेगा। अब जी जैसे मैं बिल्कुल। हूँ, रिटायरमेंट के बाद लड़कियों की शादी हो गई, अपने घर में है, मैंने लेखन शुरू किया है रिटायरमेंट के बाद। मैं पेंटिंग बहुत करती हूँ, मैं गाना बहुत सीखती हूँ, मैं अपने आप को टोटली व्यस्त रखती हूँ, मैं अपने आप को और शिक्षित बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छी। हाँ, तो हर एक औरत को ये चाहिए कि जब बच्चे शादी हो जाए, डोंट स्टॉप लिविंग, यू स्टार्ट लिविंग आफ्टर दैट। अपने लिए जियो, अपने लिए करो। बिल्कुल तो मैं सही बस बात। अंत में यही कहना चाहूंगी, खुद के लिए खड़ो और अपनी सीमाएं तय कर लो। जब तुम अपनी सीमाएं तय कर लोगी तो किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें कुछ कहने की। बहुत अच्छी बात कही अरुणा जी आपने। ये सच है, देखिए हम सबको इस बात को समझना चाहिए कि हमारा जो समाज है और हमारे आसपास के लोग हैं, चाहे वो घर परिवार हो चाहे रिश्तेदार हो, समाज इतना नैरो माइंडेड होता है। लोग इतने नैरो माइंडेड हैं कि वो किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। अगर किसी को आगे बढ़ता देखते हैं तो उसका पैर खींचने के लिए तैयार खड़े होते हैं। किसी की सफलता बहुत कम लोगों को ही रास आती है। तो अपने अपना जो अपनी सीमा है वो खुद स्वयं तय करनी है कि हमें रुकना है या हमें लगातार आगे बढ़ते रहना। जैसा कि अरुणा जी ने कहा कि पति की मृत्यु के बाद ये कि हमारा तो जीवन ही खत्म हो गया, इसके साथ ही, और महिलाएं कहा करती हैं कि पति के साथ ही तो हमारा जीवन खत्म हो गया, लेकिन यही उनकी सबसे गलत सोच है। अपना जीवन तो, आपका जीवन तो चलना है ना, सब कुछ करना है, तो अपनी हर चीजों को जागृत रखिए, आप अपने शौक को जागिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। जिस तरह से अरुणा जी ने एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने लिखना शुरू किया, अरुणा जी की पेंटिंग मैंने देखी है, बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं, गाना बहुत अच्छा गाती हैं। तो अपने पति के साथ इन्होंने अपने जीवन को खत्म नहीं किया बल्कि उसको जीवंत रखा है, और इन्होंने स्वयं को जीवंत रखा, तो आज इनकी बेटियां भी खुशहाल जीवन जी रही हैं। अगर इन्होंने अपने आप को संकुचित कर दिया होता, अपने आप को हवाले कर दिया होता कि अब तो मेरा भी जीवन खत्म है, तो आज शायद इनकी बेटियां वो खुशहाल जीवन ना जी पा रही होती जो आज वो जी रही हैं। तब वो शायद उनके इनके बच्चों की शादी का डिसीजन कोई और लेता, कोई और बताता कि हाँ भाई यहाँ एक लड़का है, तुम कर दो शादी, चाहे वो लड़का जैसा भी हो। तो डिसीजन अरुणा जी ने स्वयं लिया। जब इन्होंने हार नहीं माना तो आज इनके बच्चे सुखी हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो ये औरत को मजबूत होना, मानसिक रूप से, आज जो आधुनिकता के रूप में जो लड़कियां मॉडर्न हो गई हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा गलत तरीके से भी जा रहा है। बहुत अच्छी बात है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना, लेकिन उसको पॉजिटिव रूप में लेके जाना चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंट होने का मतलब आज गलत तरीके से जा रहा है कि सिर्फ ऐशो आराम ही जीवन का एक मकसद रह गया है। लेकिन जब हम मेंटली सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, फिजिकली और इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट होना अलग बात है, लेकिन मेंटली सेल्फ डिपेंडेंट होना ये सबसे स्ट्रांग बनाता है किसी महिला को। भावना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी या मैं लोगों हाँ, के कमेंट? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो मेंटली इंडिपेंडेंट होने वाली बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। तो ये जो इंडिपेंडेंट होने वाली बात है, इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ अपने भर का या अपने खर्चे उठाने भर का कर सकें, बल्कि हम इतने आत्मनिर्भर बन जाएं कि हम दूसरों का भी सहारा बन सकें। तो इंडिपेंडेंट सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आप आगे बढ़कर हाथ बढ़ाकर दूसरों को सहारा दें, इतने इंडिपेंडेंट आप बनिए। बिल्कुल, मेंटली इंडिपेंडेंट होने का मतलब यही कि हमारी सोच पे किसी और की सोच हावी ना हो। हम अगर अच्छा सोच रहे हैं, हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो हम करें। हमें ये नहीं कि वो क्या सोचेगा ये सोच के हम इन चीजों के लिए रुक जाए। हाँ अरुणा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, मैं 2 दिन मैं हॉस्पिस में काम करती हूँ। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ओके। आप समाज सेवा भी कर सकती हैं, समाज को कुछ वापस भी दे सकती हैं। बिल्कुल। हाँ,
तो डटे रहिए और बी स्ट्रॉन्ग एंड लिव फॉर योरसेल्फ। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे साथ आज बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ी है दुर्गा सिन्हा जी, उन्होंने कहा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। डॉक्टर शैल वर्मा जी हैं, इन्होंने हम सबको नमस्कार बोला है। मंजू शर्मा जी हैं, इन्होंने लिखा है दुर्भाग्य तो ये है कि एक महिला ही रस्मों को निभाने से रोकती है। बिल्कुल सही बात कही कि जो शगुन अपशगुन वाली बात है उसके लिए महिलाएं ही आगे बढ़ती हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप किनारे रहो, आपको ये काम नहीं करना है। विनीता श्री जी हैं, इन्होंने लिखा है बहुत अच्छा विषय। परिणीता सिन्हा जी ने लिखा है सार्थक परिचर्चा। नेहा कश्यप जी हैं, उन्होंने लिखा है गुड टॉपिक भावना दी। परिणीता सिन्हा जी ने लिखा है बिल्कुल सामाजिक उत्थान के लिए ऐसे पहल की जरूरत है। परिणीता सिन्हा जी भी राइटर हैं और ये भी गुरुग्राम में ही रहती हैं। दुर्गा सिन्हा जी हैं, ये भी मुझे लगता है शायद हाँ यूएस में रहती हैं। और अरुणा जी आपकी तरह ये भी इंडिया आती हैं और एक बहुत अच्छा समय इंडिया में व्यतीत करती हैं। इनका भी इंडिया से बहुत लगाव है, बहुत बड़ी साहित्यकार हैं ये भी। और इन्होंने कहा है अरुणा जी आपकी हिम्मत को नमन है। प्रीता पवार जी हैं, ये भी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और राइटर हैं। इन्होंने भी बहुत संवेदनशील विषय कहा है। आज अच्छी बात यह है कि हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं ये बहुत अच्छे विचारक, साहित्यकार और शिक्षाविद हैं। चाहे वो वर्मा शैल जी हैं, प्रीता पवार जी हैं, दुर्गा सिन्हा जी हैं, सभी लोग बहुत अच्छे विचारक और साहित्यकार और शिक्षाविद हैं। प्रीता पवार जी ने लिखा है हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं बहुत जटिल हैं। ये स्त्री की जिजीविषाही है कि वो तमाम तरह के अवरोधों को पार करके अपना संसार बनाती भी है और उसे संवारती भी है। बिल्कुल, औरतों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बहुत सारे स्पीड ब्रेकर हैं हमारे समाज में, लेकिन औरत हारती नहीं है, लगी हुई है और दिन प्रतिदिन वो अपने कोशिश में सफल हो रही है, आगे बढ़ रही है। दुर्गा सिन्हा जी ने लिखा है बहुत सही किया आपने अरुणा जी, आपकी किसी बात पर इन्होंने लिखा है और बहुत सही कहा शन्नो जी। अब ये चूंकि कमेंट काफी पहले आया था, कब इन्होंने ये बात कही है ये। फिर इन्होंने लिखा है दुर्गा सिन्हा जी ने वसीयत, जो सही बात है, पति को ये वसीयत कर देना चाहिए कि उसकी पत्नी का श्रृंगार उतारने का अधिकार किसी को नहीं है, इसीलिए तो वसीयत जरूरी है। प्रीता पवार जी ने लिखा है थोड़ा नेटवर्क इशू है, हाँ बीच में थोड़ा आ गया था। परिणीता जी ने लिखा है बहुत सशक्त पहल। और दुर्गा सिन्हा जी ने आपकी बेटी के लिए लिखा है ना जी, बहुत साहसी बिटिया। और परिणीता जी ने लिखा वाकई ऐसी परिस्थितियों से लड़ना जरूरी है। जो हार जाता है, जो अपने आप को ढीला छोड़ देता है, ये मान लेता है कि समाज ही हमसे बढ़कर है, वो हार जाता है। ऐसे हारना नहीं चाहिए, लड़ना बहुत जरूरी है। चंचल ढींगरा जी हैं, इन्होंने लिखा जरूरी विषय। परिणीता सिन्हा जी ने लिखा सामाजिक नियमों में बदलाव जरूरी है। परिणीता सिन्हा जी ने दोबारा लिखा है मजबूती से अपना पक्ष रखना जरूरी है। जो चुप रह गया दुनिया उसको खाने के लिए तैयार बैठी है, ये तो मैं मानती हूँ। तो अपने हक की लड़ाई लड़ना, अपने लिए बोलना बहुत जरूरी है। जो शांत रहते हैं उनके ऊपर सब हावी हो जाते हैं। परिणीता जी ने दुर्गा दीदी को नमस्ते कहा है। चंचल जी ने लिखा है बदलाव जरूरी है। परिणीता जी ने फिर से लिखा है तर्क जरूरी है। शन्नो जी आपने कई सच उजागर किए और लोगों को आईना भी दिखाया। थैंक यू परिणीता जी। भावना जी आपके विचार प्रगतिशील हैं, ये परिणीता जी ने लिखा है और मैं भावना जी की ओर से आपको थैंक कहती हूँ। और धन्यवाद। चंचल जी आपको परिणीता जी ने नमस्ते कहा है। और चंचल जी ने लिखा है सबसे अधिक शोषण उसके परिवार से ही होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, जो मैंने भी बीच में कहा था कि परिवार भी जो कि उनके बहुत अपने होते हैं, बहुत सगे होते हैं, वो भी शोषण करते हैं। और कि ये सचमुच बहुत ज्यादा पेनफुल होता है जब परिवार के अपने ही लोग, परिवार के सगे लोग शोषण करते हैं। वो किसी महिला के साथ नहीं खड़े होते हैं बल्कि उसको दबाते हैं, उसे ऐसी बातें अपशकुन करने की बात करते हैं, बहुत गलत है। चंचल जी ने परिणीता जी को नमस्ते कहा है। दुर्गा सिन्हा जी ने बहुत सही कहा है। हमारे साथ राजेश राज जी जुड़े हैं जो कि बहुत विश्व देश के काफी जाने माने कवि हैं। इन्होंने लिखा है मंगल भाव कार्यक्रम की विशेषता है समाज के उन मुद्दों पर चर्चा करना जिनसे प्रभावित तो सभी होते हैं, लेकिन खुलकर चर्चा कोई नहीं करता है। इसके लिए संयोजिका को बधाई। बात सही है कि हमारे सामने प्रश्न होते हैं, समाज में पर विषमताएं दिखती हैं, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा जरूरी है, जब हम चर्चा करते हैं तभी समाधान निकलता है।
प्रीता पवार जी ने लिखा है समाज में परिवर्तन आए हैं। हमारे साथ रीना अग्रवाल जी भी जुड़ी थी। राजेश राज जी ने फिर से लिखा है, जब समाज का परिदृश्य बदलता है तो दृष्टिकोण भी बदलना चाहिए। ये बात सही है। हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हमारे रहन सहन में, हमारे खान पान में, हमारे पहनावे में, हमारे घर के डेकोरेशन में, शादियों के तरीकों में कितना ज्यादा परिवर्तन आया है, लेकिन हमारी मानसिकता जहां की तहां है। तो परिदृश्य अगर बदलता है तो दृष्टिकोण का भी बदलना बहुत जरूरी है। इसे ही समय के साथ चलना कहते हैं। सोशल मीडिया इस दिशा में महत्वपूर्ण दिशा निभा सकता है। परिणीता जी ने लिखा है, समाज तभी प्रगति करेगा जब मानसिकता प्रगतिशील होगी। हम अपने मानसिकता को नहीं बदलते हैं, केवल अपने पहनावे को, अपने खान पान को, पिज्जा बर्गर पे आ गए रोटी दाल को छोड़ के, लेकिन दिमाग का जो कचरा है वो अभी भी वैसे ही का वैसे ही भरा हुआ है। दीपिका अग्रवाल जी ने लिखा, बहुत सुंदर सलाह अरुणा जी और बहुत सार्थक चर्चा है। निर्जया श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, इन्होंने कहा बहुत अच्छी सार्थक परिचर्चा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। निर्लय फोरा जी हैं, उन्होंने लिखा आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और निर्जा जी ने फिर से लिखा, कुरीतियों के खिलाफ बहुत जरूरी है, उनसे टकराना जरूरी है। टकराने के लिए हम सबका मजबूत होना जरूरी है, एक दूसरे का हाथ थाम कर एक घेराबंदी करना जरूरी है। एक से दूसरे को सहारा मिलेगा, एक से दूसरे को ताकत मिलेगी। तो कुरीतियों को निभाने के लिए एक ही लीडर का समाज में खड़ा होना बहुत होता है। तो हम 2, 4, 6, 8, 10 भी अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होंगे तो हमारे सामने किसी की टिकने की हिम्मत नहीं होगी। रीना अग्रवाल जी हैं, इन्होंने कहा वेल सेड। और बहुत अच्छा लगा, आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े जो निश्चित रूप से इस बातों को, इस परिचर्चा को ध्यान से इन्होंने सुना है। और निश्चित ही रूप से ये सारे जो प्रश्न हैं, ये जो हमारी परिचर्चा है, इनके दिमाग में भी घूमती होगी और कहीं ना कहीं ये समाज में इन कुरीतियों के विरुद्ध खड़े होते होंगे। ऐसी महिलाओं के साथ, सशक्त महिलाओं के साथ उनकी शक्ति बनकर खड़े होते होंगे। और जो लोग आज तक इस तरह के कदम उठाने के बारे में नहीं सोचा, कई बार उनके दिमाग में नहीं आता होगा कि हम कुछ ऐसा कर सकते, अगर नहीं सोचा तो प्लीज सोचिए। और अपने आसपास अगर किसी महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होते देख रहे हैं तो विरोध करिए। लोगों की नाराजगी से मत डरिए कि आपके विरोध से आपका विरोध किया जाएगा। अरे करे तो करे। अगर कोई विरोध करता है तो वो एक कुत्सित मानसिकता वाला इंसान है, एक बीमार व्यक्ति है, बीमार मानसिक व्यक्ति है जो अगर ऐसी चीजों का विरोध करता है। अगर आप किसी अच्छे काम को करने के लिए उस किसी से कहते हैं और वो आपसे नाराज होता है तो वो मानसिक रूप से बीमार है। ऐसे लोगों के नाराज होने से नहीं डरना चाहिए, हमें खड़ा होना है और लोगों का साथ निभाना है, ताकि ये कुरीतियां एक किसी महिला को जो इस दुख से ऑलरेडी गुजर रही है वो मानसिक आघात दिन प्रतिदिन न झेले। इसके लिए हम सबका उसके साथ खड़ा होना जरूरी है और अपने शक्ति उसको देना जरूरी है। मेरी ओर तो से सभी श्रोताओं को नमस्कार और धन्यवाद जी। और मैं इस मंच की ओर से और अपने सभी श्रोताओं दर्शकों की ओर से अरुणा जी आपका और भावना जी आप दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके विचार, आपके अनुभव लोगों के बहुत काम आएंगे, एक शक्ति मिलेगी और शायद उनके विचारों में एक परिवर्तन आएगा जो कि हमारे समाज सुधार की ओर अपना कदम बढ़ाएगा। तो आज आप हमारे, मैं सोचती हूँ कि हमारे इस परिचर्चा के बाद अगर कोई एक भी व्यक्ति जिसके विचारधारा में परिवर्तन आए तो हमारी ये चर्चा सार्थक रही। तो इस सार्थक विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ और सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने समय निकालकर हमारी इस परिचर्चा में अपना अमूल्य योगदान दिया। जी बहुत 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 धन्यवाद। और ये बात सही है कि अगर एक स्त्री, एक पुरुष, एक युवा, कोई भी हमारे इस परिचर्चा से मोटिवेट होकर के और ये संकल्प लेता है कि हम सशक्त नारी के साथ खड़े होंगे, उसके साथ होने वाले दुर्व्यवहार का विरोध करेंगे, तो हमारी आज की परिचर्चा सार्थक होगी। 1 से 11, 11 से 101, 101 से 1001 की संख्या बनती देर नहीं लगती है और निश्चित रूप से समाज में सुधार आएगा। तो एक बार फिर से अरुणा जी और भावना जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि हमारे मंच पर आगे फिर कभी मैं जब आपको आमंत्रित करूंगी तो आपका सहयोग हमें अवश्य मिलेगा। किसी सार्थक परिचर्चा धन्यवाद जी, एक सार्थक परिचर्चा के बाद हम आगे फिर अवश्य आपको आमंत्रित करेंगे। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। 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 नमस्कार।